हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बड़े स्टार्ट करेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में सेक्शन 4 को। और सेक्शन 4 में बेसिकली क्या है कि यहां पर अब की बार क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बाय बैक ऑफ शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी रिडीम करने के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन में किस तरीके से हमें बेसिकली सॉल्यूशन करना होगा, हालांकि कॉन्सेप्चुअलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस करेगी तो तब भी कंपनी का कैपिटल बेस ऑल्टर होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कैपिटल बेस का पार्ट होता है। तो कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर रही है और इक्विटी शेयर्स का बाय बैक कर रही है। तो जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नॉमिनल अमाउंट है और इक्विटी शेयर होल्डर का नॉमिनल अमाउंट है, इसका मतलब उतने अमाउंट से कैपिटल बेस कम होगा। तो जितने अमाउंट से कैपिटल बेस कम होगा, अल्टीमेटली मुझे अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करना होगा। बेसिक थीम वही रहेगा, उसमें कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। B22 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और कहता है 31 मार्च 2022 को कंपनी ने तुम्हें ये इंफॉर्मेशन दी है। इंफॉर्मेशन का जहां तक सवाल है, कहता है पहले तो कहता है इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल भी ऑथराइज शेयर कैपिटल 100 करोड़ की है। उसके बाद इश्यूड कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में बताया गया है। इश्यूड शेयर कैपिटल का जहां तक सवाल है, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर है और 75 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर का जहां तक सवाल है, 10 रुपए का एक शेयर है और 25 करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो मिलाकर के इश्यूड कैपिटल भी 100 करोड़ के बराबर है। अब रिजर्व है सरप्लस का जहां तक सवाल है, एक तो कैपिटल रिजर्व है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम है और उसके अलावा कुछ रेवेन्यू रिजर्व्स दिए हुए हैं। टोटल रिजर्व मिलाकर के 300 करोड़ के दिए हुए हैं। फिर करंट लायबिलिटीज तुम्हें दी हुई है। करंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल्स हैं 40 के। जहां तक एसेट साइड का सवाल है, तो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट दी हुई है 100 और उन पे टोटल डेप्रिसिएशन 100 का है। तो बेसिकली उनके रिटर्न डाउन वैल्यू 0 है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है जिनकी मार्केट वैल्यू 400 करोड़ है, लेकिन आउटर कॉलम में हमने उनको 100 करोड़ पे लिखा हुआ है। उनकी मार्केट वैल्यू तो 400 करोड़ की है, लेकिन हमने उसका कैरिंग अमाउंट 100 करोड़ का लिखा हुआ है। कुछ करंट एसेट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा फिर क्वेश्चन में आगे जो इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, आगे इंफॉर्मेशन में कहता है कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर ऑन 1 अप्रैल। फिर कहता है इट ऑल्सो बॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पहले तो उसने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी कि कहता है कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर ऑन 1 अप्रैल 2022। कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब है जितनी भी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करी हुई थी, 75 करोड़ की इश्यू करी हुई थी, तो हमने 75 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस कर दी। क्योंकि जनरली जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस करी जाती है तो 100% करी जाती है। तो इसका मतलब पूरे 75 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने वापस कर दी। और कहता है इट ऑल्सो बॉट बैक 50 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ₹50। और जहां तक इक्विटी शेयर कैपिटल का सवाल है, कहता है हमने 50 लाख शेयर्स खरीदे और एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है, हमें मालूम है। तो 50 लाख इंटू 10 कर दूं तो इसका मतलब 500 लैक्स, और 500 लैक्स का इनडायरेक्टली मतलब 5 करोड़, क्योंकि अगर हम फिगर करोड़ में लिखेंगे तो ये करोड़ की फिगर आ जाएगी। तो 5 करोड़ की नॉमिनल वैल्यू की इक्विटी शेयर कैपिटल का हमने बाई बैक करा है, आप ऐसे कह सकते हैं। और कहता है जब हमने इनका बाई बैक करा तो हमने इनको 50 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करी है, यानी कि 40 रुपए का प्रीमियम है। इसका मतलब 200 लाख रुपए का जो है वो बेसिकली क्या हो गया, प्रीमियम हो गया, प्रीमियम ऑन बाई बैक। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने वापस करी है वो पार पर ही करी है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटा दिया है। आगे कह रहा है द पेमेंट फॉर द अबव वेर मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंसेस विच अपीयर्ड एज ए पार्ट ऑफ द करंट एसेट। कहता है इनके लिए जो हमने पेमेंट करी है वो कैश में से करी है या बैंक बैलेंस में से करी है, जो कि करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे क्या कहता है, आगे कहता है एक तो आपको एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट 1/4/2022 को बनानी है। तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, रिजर्व्स की पोजीशन एक बार फिर देख लेते हैं। कैपिटल रिजर्व तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, कैपिटल रिजर्व में 15 है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम में 25 है और रेवेन्यू रिजर्व में 260 है।
और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम 75 करोड़ की वापस कर रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है कि 500 लाख 50 लाख इंटू 10। 500 लाख का मतलब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया, एक तरीके से 5 करोड़, और इसको हम प्रीमियम पे वापस करेंगे 2 करोड़, जहां तक इक्विटी शेयर कैपिटल का सवाल है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना हमने शुरू करा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आइए जी स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4.1। फटाफट अपने पेन पेंसिल रजिस्टर वगैरह आप अपने निकालना शुरू कर दें। करेक्ट, पेन पेंसिल रजिस्टर जो भी हैं आपके, आप निकालना शुरू करें। और 4.1 से हमने आज के इस सेशन को स्टार्ट करा। 4.1, तो 4.1 को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है देखें यहां पर। अब क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं इसलिए हमें एनालिसिस की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अब इस सॉल्यूशन से स्टार्ट करें। रुपीस इन करोड़ लिखना ना भूलें, रुपीस इन करोड़। लाइए जी, क्योंकि अब काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो मैं डायरेक्टली भी अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूं। सबसे पहले तो आप लिखें अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी वापस करनी है। अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस करते हैं तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी वापस आएगी, और पूरे 75 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने वापस करनी है। मैं बता चुका हूं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जनरली 100% वापस करी जाती है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 75। तो 75 करोड़ से तुमने ये एंट्री कर दी। उसके अलावा फिर तुमने दूसरी एंट्री करी, जहां तक दूसरी एंट्री का सवाल है, अमाउंट ड्यू एंड कैंसिलेशन, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है। अमाउंट ड्यू एंड कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक। तो जो इक्विटी शेयर हमने वापस खरीद लिए हैं उनको कैंसिल करने की एंट्री, और इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देने की ये एंट्री है। अब जहां तक इक्विटी शेयर कैपिटल है, जैसा कि हमने देखा 500 लाख रुपए की, 50 लाख इंटू 10, 500 लाख, और 500 लाख का मतलब 5 करोड़। तो इतनी नॉमिनल वैल्यू की इक्विटी शेयर कैपिटल हम खरीद रहे हैं। और प्रीमियम ऑन बाईबैक का जहां तक सवाल है, प्रीमियम ऑन बाईबैक 500 लाख इंटू 40 के हिसाब से, 500 लाख इंटू 40 के हिसाब से 200 लाख आया था। तो इस कितना आया था? 200 लाख आया था, तो इसका मतलब 20 करोड़। तो 20 करोड़ हो जाएगा प्रीमियम ऑन बाईबैक। मैंने पहले शायद 2 करोड़ बोल दिया था, तो 200 लाख है तो 20 आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर बाईबैक। अब टू इक्विटी शेयर बाईबैक, तो इसका मतलब 25 करोड़ हमें इक्विटी शेयर होल्डर को एक्चुअल पेमेंट करनी है। टोटल एक्चुअल पेमेंट जो करनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 75, और इक्विटी शेयर को हमने 25 करोड़ की करनी है, और मुझे प्रीमियम भी राइट ऑफ करना है। क्वेश्चन में किसी एसेट को बेचने के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं राइटिंग ऑफ प्रीमियम पहले कर लेता हूं। तो राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बाईबैक, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बाईबैक। अब प्रीमियम ऑन बाईबैक में 20 करोड़ से, और हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 करोड़ बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ था। इजंट इट और नॉट? अगर आपने ध्यान दिया हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम से हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में 25 करोड़ दिया हुआ है, और मुझे जो चाहिए राइट ऑफ करने के लिए 20 चाहिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 20 करोड़ दिया हुआ है, तो 25 दिया है, तो पूरा का पूरा अमाउंट हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम में 25 करोड़ है, मुझे सिर्फ 20 करोड़ ही चाहिए। टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 25 करोड़ था, उसमें से 20 करोड़ इस्तेमाल हो गया, अभी भी 5 करोड़ सिक्योरिटी प्रीमियम में है। इज इट क्लियर टू यू? अब देखो यहां पर, अब आप बोलोगे सर आपने इस क्वेश्चन में कोई वर्किंग वगैरह नहीं करी। देखो अब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, हम बिना वर्किंग करे भी कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, बताओ अपने कैपिटल बेस को आपने कितने अमाउंट से रेस्टोर करना है, कितने अमाउंट से कैपिटल बेस को रेस्टोर करना है?
तुम्हारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75 करोड़ से कम हो रही है और इक्विटी शेयर कैपिटल 5 करोड़ से कम हो रही है। नॉमिनल वैल्यू को देखते हैं तो नॉमिनल वैल्यू जो चाहिए हमें कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए वो 80 चाहिए। देखो 75 से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रही है, 5 करोड़ से इक्विटी शेयर कम हो रही है, तो टोटल 80 करोड़ से कैपिटल बेस कम हो रहा है। तो हमें बेसिकली 80 करोड़ की रिप्लेसमेंट करनी है और हमारे पास रिजर्व्स में इनफ पैसा है। आप देख ही रहो रेवेन्यू रिजर्व्स में 260 करोड़ के रुपीस 60 करोड़ के करीब पैसा मौजूद है। मुझे सिर्फ 80 करोड़ चाहिए, इजंट इट और नॉट। लेकिन पॉइंट यहां पर यह भी समझना है कि जब मैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करूंगा तो मैंने आपसे एक पॉइंट कहा था कि वैसे तुम रेवेन्यू नेचर के रिजर्व ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम ऑन बाई बैक को राइट ऑफ करने के बाद कोई बैलेंस है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली रेवेन्यू रिजर्व्स के रिजर्व इस्तेमाल कर लूंगा और सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं करूंगा तो वो भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसा बचा हुआ है, जो कि 5 करोड़ अभी बचे हुए हैं, तो वो 5 करोड़ का तो आप इस्तेमाल करें और बचा हुआ अमाउंट आप रेवेन्यू रिजर्व से ले लें। 80 करोड़ मुझे टोटल चाहिए कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए। तो 5 करोड़ मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लिए, रेवेन्यू रिजर्व से मैंने 75 करोड़ ले लिए, तो मेरी पूरी रिप्लेसमेंट रिजर्व्स के थ्रू हो गई, कोई फ्रेश इश्यू की जरूरत नहीं है। टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई फ्रेश इशू की जरूरत नहीं है। अब फ्रेश इशू की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब और कैपिटल बेस हमारा ऑलरेडी रेस्टोर हो चुका है, तो अब हम एक्चुअल पेमेंट कर सकते हैं। तो अब मैंने एक्चुअल पेमेंट करी। अब जहां तक एक्चुअल पेमेंट का सवाल है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक तो हमने पेमेंट करनी है और 75 करोड़ की करनी है, और इक्विटी शेयर बाईबैक, इक्विटी शेयर बाईबैक को जो हमने टोटल पेमेंट करनी है वो 25 करोड़ की करनी है। 5 तो नॉमिनल वैल्यू और 20 जो है प्रीमियम है। तो इस तरह से टोटल अमाउंट जो बाहर चले जाएगा टू करंट एसेट ब्रैकेट में बैंक लिखना, क्योंकि जो बैंक है वो करंट एसेट के अंदर इंक्लूड है। तो 100 करोड़ का पैसा जो है बाहर चला जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? तो उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, बस कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जहां तक सवाल है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, पहले तो आप लिखें इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर लिखें 1 इक्विटी। इक्विटी के अंदर, इक्विटी के लिए आप शेयर होल्डर फंड भी लिख सकते हैं। पहले तो हम इसमें शेयर कैपिटल लिखते हैं। अब जहां तक शेयर कैपिटल का सवाल है, देखो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर 75 करोड़ की थी और हमने 75 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कर दी, पूरी रिडीम कर दी, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो जीरो हो गई। जहां तक इक्विटी शेयर कैपिटल का सवाल है, इक्विटी शेयर कैपिटल जब हमने अपनी बैलेंस शीट को देखा था तो बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल 25 करोड़ की थी और 25 करोड़ में से हमने केवल 5 करोड़ की नॉमिनल वैल्यू की इक्विटी शेयर कैपिटल वापस करी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में अभी भी 20 करोड़ का बैलेंस बचा हुआ है। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी सर। उसके बाद फिर आगे रिजर्व्स एंड सरप्लस हम लिखते हैं इक्विटी के अंदर, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट आपने लिखना शुरू करा। अब जहां तक रिजर्व्स एंड सरप्लस का सवाल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इस क्वेश्चन में एक तो आपको कैपिटल रिजर्व दिए हुए थे, लेकिन कैपिटल रिजर्व का आपने कोई इस्तेमाल नहीं करा है, तो 15 लाख कैपिटल रिजर्व वैसे का वैसा ही आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में देखो 25 करोड़ रुपए जरूर मौजूद थे। 25 में से आपने 20 तो यूज करे प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए और बचे हुए 5 आपने यूज कर लिए सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए। तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अब कोई बैलेंस नहीं बचा है। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर रेवेन्यू रिजर्व्स क्वेश्चन में थे 260 करोड़ के। 260 में से हमने 75 करोड़ के रिजर्व इस्तेमाल करे कैपिटल बेस को रिप्लेस करने के लिए। तो इसका मतलब इसमें जो बैलेंस है 185 का है और ऑब्वियसली अब सीआरआर में भी बैलेंस आ जाएगा। सीआरआर में टोटल अमाउंट 80 हमने ट्रांसफर करा है। इन सबको अब मैं ऐड कर देता हूं।
तो इन सबको मैं ऐड कर देता हूं तो ये कितना आ रहा है 180, दैट इज 280 आ रहा है। तो 280 मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूं। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर नॉन करंट लायबिलिटी, इस क्वेश्चन में कोई नॉन करंट लायबिलिटी तो मेरे ख्याल से नहीं थी, और करंट लायबिलिटी जरूर थी ट्रेड पेएबल्स के रूप में, और जो कि 40 की थी। तो ये तुम यहां पर लिख दोगे। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, सेकंड, जहां तक एसेट्स का सवाल है, एसेट्स के अंदर पहले तो आप नॉन करंट एसेट यहां पर लिखें, और नॉन करंट एसेट में आप लिखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि तुम्हें फिक्स्ड एसेट के रूप में यहां पर दिए हुए हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू है ही नहीं, जीरो वैल्यू है। कॉस्ट भी 100 है और डेप्रिसिएशन भी 100 है, उनकी वैल्यू जीरो है। उसके अलावा तुम्हें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई थी, और तुम्हें दिया हुआ था कि जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है उनकी मार्केट में वैल्यू 400 करोड़ चल रही है, लेकिन बैलेंस शीट में उसका कैरिंग अमाउंट 100 है, तो तुम इसको वैसे ही लिखोगे। उसके अलावा करंट एसेट है, करंट एसेट जो है वो 340 करोड़ 340 लाख के, करेक्ट। और वो कह रहा है जितना भी तुमने कैश बैलेंस पे करा, हम मान के चल रहे हैं कि करंट एसेट के अंदर वो इंक्लूड है, तो हमने 100 लाख का पे करा है, तो करंट एसेट अब 240 के आ जाएंगे। करंट एसेट की फिगर बेटा अपने क्वेश्चन में ठीक कर लेना, मैं आपको बताना भूल गया, 340 है करंट एसेट्स में बैलेंस, ठीक है, करंट एसेट में बैलेंस 340 है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे तो टोटल आपका 340 आ जाएगा। अच्छा जी, बैलेंस शीट का। उसके अलावा फिर आप दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा इसको भी देखें। सेकंड क्वेश्चन में उसने हमें क्या बताया, जरा जस्ट हैव ए लुक ओवर हियर। हाँ जी, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, और वैसे ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से हम कर चुके हैं। शायद हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन करा था, चलो खैर एनीवे। 4.2 कहता है B333 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, नॉन लिस्टेड कंपनी है। 31 मार्च 2022 को उसकी ये पोजीशन है, फिगर्स थाउजेंड्स में अब की बार गिवन है। लायबिलिटीज दी हुई है, शेयर कैपिटल, फिर ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल जो तुम्हें दी हुई है, अगर मैं ये इसके आगे 3 जीरो और लिख दूं तो ये 30 लाख हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? एक तरीके से ये 30 लाख है क्योंकि थाउजेंड्स में फिगर है। अब इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल का जहां तक सवाल है, कहता है 2,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से हमने इश्यू करें तो उसका मतलब 25 लाख। और कहता है 2,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच हमने इश्यू करे हुए हैं, दैट इज इक्वल टू 2 लाख। कह रहे ये जो प्रेफरेंस शेयर हमने इश्यू करे हैं ये 2 महीने पहले करे हैं फॉर द पर्पज ऑफ बाईबैक। ये जो प्रेफरेंस शेयर हमने इश्यू करे हैं 2 लाख रुपए के, वो कह रहा है 2 महीने पहले हमने बाईबैक करे। आपको याद है ऐसा एक क्वेश्चन हमने करा था, इन दोनों का टोटल मिलाकर के 27 लाख दिया हुआ है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व आपको 10 लाख का है, रेवेन्यू रिजर्व 30 लाख का है, सिक्योरिटी प्रीमियम 22 लाख का है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 35 लाख रुपए मौजूद है। उसके अलावा फिर करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस, और ये टोटल करके तुम्हें दिया हुआ है 97 लाख रिजर्व एंड सरप्लस का। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में अमाउंट है 14 लाख, टोटल 138 लाख। उसके अलावा फिक्स्ड एसेट है 93 लाख के, और इन्वेस्टमेंट है 30 लाख की, और करंट एसेट लोन्स एंड एडवांसेस इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस मिला करके 15 लाख के, करेक्ट। और टोटल तुम्हारे सामने ये रखा हुआ है। कहता है कंपनी पास्ड ए रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 50। तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल का ही बाय बैक हो रहा है, और कह रहा है फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 22 लाख। तो इन्वेस्टमेंट 30 लाख की थी, उसको हमने 22 लाख में बेचा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। वैसे तो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन उतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी 4.2 को भी देखें। 4.2
तो 4.2 को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो 4.2 कहां से स्टार्ट है भाई? यहां से स्टार्ट है। चलो 4.2 को अब हमने करना शुरू करा। 4.2 को करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, बिकॉज मैंने कहा अब हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं तो हम स्ट्रेट वे क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एंट्री लिखें अमाउंट ड्यू। ये अमाउंट ड्यू की भी एंट्री है एंड कैंसलेशन ऑफ बॉट बैक शेयर, और जो शेयर आपने बॉट बैक करे उनके कैंसलेशन की भी एंट्री है। करेक्ट? तो अमाउंट ड्यू एंड कैंसलेशन। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपने जो बाई बैक करा है 20% का करा है। पहले तो मुझे ये बताओ कि आपकी जो शेयर कैपिटल है क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? सर 2,50,000 नंबर दिया हुआ है। तो 2,50,000 शेयर्स हैं हमारे। नंबर ऑफ शेयर की बात बता रहा हूं। 2,50,000, वैसे शेयर कैपिटल 25 लाख है। 2,50,000 शेयर हैं, उसका 20% आपने बाई बैक करा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने 50,000 शेयर का बाई बैक करा है। देखो अब हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो अब हम डायरेक्टली भी करना सीख सकते हैं ना। तो 2,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 20% का बाई बैक है, तो इसका मतलब 50,000 शेयर का बाई बैक कर रहे हैं। और यहां पर तो मुझे पहले नॉमिनल वैल्यू लिखनी ही पड़ती है, तो 50,000 इंटू 10, तो इसका मतलब जो बाई बैक हो रहा है उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो तो 5 लाख है। वैसे तो तुम 25 लाख का डायरेक्टली 20% भी निकाल करके 5 लाख लिख सकते थे। उसके अलावा प्रीमियम ऑन बाई बैक। अब जो हम शेयर्स बाई बैक कर रहे हैं, ये तो हमें पता लग गया कि 50,000 शेयर का बाई बैक हो रहा है, और हमें यह भी पता लग गया कि हम इन शेयर्स को बाई बैक 50 रुपए के हिसाब से कर रहे हैं। 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो इसका मतलब 40 रुपए क्या हो गया सर? 40 रुपए, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रीमियम इतना हो जाएगा, तो प्रीमियम कर देंगे। प्रीमियम मेरे ख्याल से 20 लाख आ जाएगा, तो 20 लाख प्रीमियम आ जाएगा। तो 2 इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट, तो इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट कितना हो जाएगा? 25 लाख हो जाएगा। तो 25 लाख रुपए आप यहां पर लिख देंगे। तो इस तरीके से पहली ड्यू एंट्री हो गई बिना किसी एनालिसिस के। इज इट क्लियर टू यू? जब इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो मेरा कहने का मतलब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट को बेचने के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, उसकी भी एंट्री मैंने करी दी। बैलेंस शीट के अंदर आपको याद होगा कि इन्वेस्टमेंट 30 लाख की थी, और उसको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुमने जो बेचा है 22 लाख में बेचा है। तो मैं अब इसको बेचने की एंट्री करूंगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब बेचा कितने में है? मैंने बेचा हमने 22 लाख में है, तो मैं 22 लाख लिख दूंगा। अब की बार मुझे लॉस हो गया क्योंकि 30 लाख की इन्वेस्टमेंट है और बेचा हमने कितने में? 22 लाख में। अब लॉस हो गया तो इसका मतलब है लॉस 8 लाख का हो गया। इजंट इट और नॉट? राइट सर। और इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है कि हमारी 30 लाख की इन्वेस्टमेंट बाहर चलेगी। अब 30 लाख की इन्वेस्टमेंट बाहर चली गई तो इसका यह भी मतलब है कि न्यू बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो 30 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने बाहर कर दी, तो बैलेंस शीट के अंदर तो अब इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती ना। या आ सकती है? नो सर, बिल्कुल नहीं आ सकती। अच्छा जी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को करने के बाद थर्ड, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बाई बैक। अब राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बाई बैक, अब प्रीमियम ऑन बाई बैक को आप राइट ऑफ कर दो। अब जब क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम में जो बैलेंस है, अब की बार सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले तो बताओ कितना बैलेंस है, क्या प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सफिशिएंट है? याद रखे कि तुमने जो प्रीमियम राइट ऑफ करना है वो 20 लाख का करना है। राइट सर, सिक्योरिटी प्रीमियम में तो काफी ज्यादा बैलेंस है 22 लाख का। राइट, तो मुझे कितना चाहिए? मुझे तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ 20 लाख प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। तो मेरी अगली एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से मैंने 20 लाख रुपए ले लिए राइट ऑफ करने के लिए। तो 2 प्रीमियम ऑन बाई बैक, और प्रीमियम ऑन बाई बैक को मैंने राइट ऑफ कर दिया 20 लाख। तो इस तरह से प्रीमियम ऑन बाई बैक को राइट ऑफ करने की एंट्री कंप्लीट हो गई।
लॉजिकली तो मुझे वर्किंग की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी, अब आप लोगों की आदत है कि बिना वर्किंग के आपको एकदम से थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो ये मैं थोड़ा सा बता दूं। लेकिन अगर कभी वर्किंग भी करो तो या तो शुरू में करना है या बाद में करना, ठीक है। वैसे मैंने यहीं पर थोड़ा सा तुम्हें बता दिया वर्किंग कर करके। मैंने वर्किंग करके ये बताया कि जो मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर को रेस्टोर करना है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर को जब हम रेस्टोर करते हैं तो हम नॉमिनल वैल्यू देखते हैं बायबैक की। तो नॉमिनल वैल्यू जो है वो 5 लाख की है, ये हमें मालूम है। भाई इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा जो डेबिट हो रही है वो तो 5 लाख से हो रही है ना, यहां पर देखें ये 5 लाख से डेबिट हो रही है, तो कैपिटल बेस तो आपका 5 लाख से कम हो रहा है। अब इस 5 लाख को मुझे रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करते हैं। अब यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करते हैं तो पहले मुझे ये बताओ, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई बैलेंस बचा हुआ है? सर 22 लाख में से 20 लाख तो हमने यूज कर लिए, 2 लाख का बैलेंस बचा हुआ है, तो 2 लाख रुपए तो सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लिए। फिर रेवेन्यू रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व्स। अब यहां पर आपको एक चीज की गलती हो सकती है, तो वो गलती ना हो इसलिए अब की बार मैंने कहा मैं वर्किंग करके बता देता हूं। देखो बेटे, इस क्वेश्चन में शुरू में तुम्हें दिया हुआ था कि हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करी हुई है 2 महीने पहले। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट तुम्हें याद है, क्वेश्चन मैंने तुम्हें ऐसा कराया भी था। यानी कि इस क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू तो तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, तो पहले तो तुम फ्रेश इश्यू को कंसीडर करोगे ना। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फ्रेश इश्यू क्वेश्चन में हो चुका है, ऑलरेडी डन। इसकी मैं एंट्री तो नहीं करूंगा, लेकिन फ्रेश इश्यू की फिगर मेरे सामने है और वो 2 लाख की है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करी थी 2 महीने पहले, तो इसका मतलब 5 लाख में से 2 लाख की रिप्लेसमेंट तो फ्रेश इश्यू से हो जाएगी। फ्रेश इश्यू को करने के बाद आप रेवेन्यू यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स को देखोगे, यानी कि तुम्हें टोटल बैलेंस जो अब रेवेन्यू रिजर्व्स का चाहिए वो 3 लाख चाहिए, क्योंकि 5 लाख में से 2 लाख की रिप्लेसमेंट तो हो चुकी है ना। तो इसका मतलब तुम्हें 5 लाख जो रिप्लेस करने हैं उसमें से फ्रेश इश्यू के थ्रू 2 लाख की रेस्टोरमेंट हो चुकी है। अब 3 लाख करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम से हमने 2 लाख ले लिए, रेवेन्यू रिजर्व से मुझे केवल 1 लाख की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा मैं यहां वर्किंग करके बता देता हूं, क्योंकि ये इस तरीके का एक क्वेश्चन तुम्हें याद होगा, मैंने पहले भी करा था। हमें इस केस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की या फ्रेश इश्यू की अब एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेश इश्यू तो ऑलरेडी पहले हो चुका है, इजंट इट और नॉट। तो ये इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट था। बाकी तो खैर यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की अब हम एंट्री कर देते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की जब एंट्री करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए का, और उसके अलावा रेवेन्यू रिजर्व 1 लाख का, और 2 CRR 3 लाख, CRR 3 लाख। करेक्ट। याद रखें कि इस क्वेश्चन में तुम्हें फ्रेश इश्यू की अब एंट्री करने की जरूरत नहीं है। फ्रेश इश्यू, नो एंट्री रिक्वायर्ड, एंट्री ऑलरेडी डन, एंट्री ऑलरेडी डन, इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी डन एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वॉज इश्यूड 2 months बैक। अच्छा जी, तो अब इसका मतलब मुझे एक्चुअल पेमेंट करना है। अब एक्चुअल पेमेंट करने के लिए मुझे क्या करना है? एक्चुअल पेमेंट करने के लिए इक्विटी शेयर बाईबैक को मैं डेबिट कर दूंगा। इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट में कितना बैलेंस है? 25 लाख रुपए का बैलेंस है, तो 25 लाख रुपीस मैंने लिख दिया। जो एंट्री नंबर 1 हमने करी थी इक्विटी शेयर कैपिटल बाईबैक अकाउंट में, बैलेंस जो है वो इतना है इक्विटी शेयर बाईबैक में, तो 25 लाख रुपए अब हम एक्चुअल पेमेंट कर देंगे, और बैंक में हमारे पास इनफ बैलेंस है पे करने के लिए 25 लाख। करेक्ट। उसके अलावा अगर तुम इसमें बैलेंस शीट भी बना करके दिखाना चाहते हो तो बैलेंस शीट बनाने के लिए इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी का जहां तक सवाल है, सबसे पहले 1, इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी लिखो या शेयर होल्डर फंड लिखो।
उसके अंदर भी ए शेयर कैपिटल लिखो। अब बैलेंस शीट के अंदर जो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसमें तो अब कोई चेंज नहीं है। 2,40,000 कितने की थी? 2,40,000 की थी, तो 2,40,000 सॉरी 2,40,000 कह दिया मैंने, 2 लाख की शेयर कैपिटल थी जो बैलेंस शीट के अंदर हमने 2 महीने पहले इशू करी हुई है। 2 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, इजंट इट और नॉट? तो इसकी लेकिन मुझे कोई एंट्री अब करने की जरूरत नहीं पड़ी। बैलेंस शीट में जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी उसको मैंने वैसे ही लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? तो उसके बाद फिर आगे क्या कहता है? आगे कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में 25 लाख रुपए की दी हुई है। 25 लाख में से 5 लाख की नॉमिनल वैल्यू की इक्विटी शेयर कैपिटल का हमने बाई बैक कर दिया, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में अब 20 लाख रुपए मौजूद है। करेक्ट। उसके अलावा फिर हम रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखेंगे। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस का जहां तक सवाल है, एक तो क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व तुम्हें दिया हुआ था, कैपिटल रिजर्व में 10 लाख रुपए मौजूद थे। उसके अलावा रेवेन्यू रिजर्व थे, तुम्हें याद होगा रेवेन्यू रिजर्व 30 लाख के थे, 30 लाख के, और तुमने कितने लाख के यूज करे? केवल 1 लाख यूज करा है। तो इसका मतलब 29 लाख ट्रांसफर करने के लिए तुमने 1 लाख इस्तेमाल करा। इसका मतलब 29 लाख का बैलेंस तो अभी भी पड़ा हुआ है। उसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जहां तक सवाल है उसमें 22 लाख मौजूद थे। पहले 20 लाख तो हमने इस्तेमाल करे प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ करने में, और बचे हुए 2 लाख हमने यूज कर लिए सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी काफी पैसा है 35 लाख, लेकिन जब हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा तो 8 लाख का नुकसान हो गया, तो 27 लाख इसमें अब बैलेंस है। उसके अलावा तुमने जो सीआरआर में ट्रांसफर करा है वो भी आएगा। अब सीआरआर में आपने जो अमाउंट ट्रांसफर करा है टोटल 3 लाख रुपए करे हैं, तो उसको लिखना मत भूलना। इज इट क्लियर टू यू? तो ये टोटल तुम्हारा आ जाएगा 30, 40 एंड 69 लाख। मेरे ख्याल से चेक कर लेना, 69 लाख के करीब ये आएगा। अच्छा जी, क्या इस क्वेश्चन में कोई करंट नॉन करंट लायबिलिटी है? इस क्वेश्चन में कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी है? 14 लाख की है। उसके अलावा एसेट साइड का जहां तक सवाल है, एसेट साइड के अंदर नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिक्स्ड एसेट जो भी लिखते हैं वो तो जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। 93 लाख। हाँ, उसके अलावा करंट एसेट जो इन्वेस्टमेंट देखो बेटे खत्म हो चुकी है। करंट एसेट का जहां तक सवाल है उसके अंदर हमें अमाउंट जो दिया हुआ था 15 लाख का दिया हुआ था। उसके अलावा हमने इन्वेस्टमेंट को 22 लाख में बेचा, तो 15 प्लस 22 37 लाख हो गया, और उसके अलावा हमने पेमेंट कर दी 25 लाख की, तो इसका मतलब 12 लाख रुपए का बैलेंस इसमें बचा हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करा जाएगा। अब इसको करने के बाद फिर इसमें एक क्वेश्चन और है, और वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आइए जी। 4.3 को देखें। ये एक बेहद स्ट्रॉन्ग सा क्वेश्चन है, एंड लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। 4.3 भी पास्ट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है और 16 मार्क का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। कहता है फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ BG47 लिमिटेड एज ऑन 31st of 3 2022। इक्विटी शेयर कैपिटल का जहां तक सवाल है 100 लाख लिखी हुई है, 10 रुपए का एक शेयर है, इसका मतलब 10 लाख हमारी टोटल नंबर ऑफ शेयर है। उसके अलावा 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी तुम्हें गिवन है।
20 lakhs का अमाउंट है, 100 का शेयर है, इसका मतलब 20,000 शेयर्स हैं 100 रुपए के हिसाब से। फिर उसके अलावा तुम्हें क्वेश्चन में रेवेन्यू रिजर्व्स दिए हुए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व दिया है और 2 लायबिलिटीज है डिवेंचर्स के रूप में और करंट लायबिलिटी के रूप में। आगे क्वेश्चन में कहता है नॉन करंट एसेट फिक्स्ड एसेट लेस डेप्रिसिएशन कर करके तुम्हें 50 लाख के गिवन है, इन्वेस्टमेंट 120 लाख पर गिवन है, करंट एसेट इंक्लूडिंग कैश बैंक कहता है 142 लाख के। अब नीचे कहता है कंपनी रिडीम दी प्रेफरेंस शेयर्स, कहता है कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर वापस करी 10% प्रीमियम पर। तो इसका मतलब अब की बार ये कंपनी एक तो अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि 20 लाख की है उसको रिडीम कर रही है, तो 20 लाख की कैपिटल रिडीम कर रही है 10% प्रीमियम पर। 20 लाख की तो नॉमिनल वैल्यू हो गई, 2 लाख का प्रीमियम हो गया। फिर कहता है इट ऑल्सो बॉट बैक 3 लाख ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ₹30 पर शेयर। तो 3 लाख इक्विटी शेयर्स का बाई बैक हुआ है, 10 रुपए उसकी नॉमिनल वैल्यू है, तो इसका मतलब 3 लाख इंटू 10 30 लाख तो नॉमिनल वैल्यू है और प्रीमियम भी होगा 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि 30 रुपए के हिसाब से बाई बैक कर रहे हैं, तो 3 लाख इंटू 20 जो भी आएगा उतना हमें प्रीमियम भी देना होगा। फिर कह रहा है फॉर दिस पर्पस इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 lakhs वर सोल्ड फॉर 25 लाख। हालांकि इन्वेस्टमेंट 120 लाख की है, कह रहा है 120 लाख की इन्वेस्टमेंट में से हमने 30 लाख की इन्वेस्टमेंट को बेचा है। 120 लाख की इन्वेस्टमेंट में से हमने 30 लाख की इन्वेस्टमेंट को बेचा है और 30 lakhs की इन्वेस्टमेंट को हमने 25 lakhs में बेचा है। इसका मतलब बैलेंस शीट में 90 लाख की इन्वेस्टमेंट अभी भी मौजूद रहेगी बेचने के बाद भी। अब लेकिन यहां पर एक बड़ा ट्रिकी सा पॉइंट है, वो कहता है इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट्स वेर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कॉस्टिंग ₹2 लाख, फेस वैल्यू 2,20,000। अब यहां पर आपको थोड़ा सा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तब ये पॉइंट आपके समझ में आएगा। देखो आपने डिवेंचर इससे पहले के लेवल पे करा है, तुम्हें मालूम है कई बार कोई कंपनी डिवेंचर मार्केट से, ओपन मार्केट से खरीद लेती है, अपनी डिवेंचर खरीद लेती है। तो वो क्या कह रहा है, जो हमने ये इन्वेस्टमेंट करी हुई है इस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट वेयर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कॉस्टिंग 2 लाख। हुआ क्या होगा, इस कंपनी ने पहले अपने ही डिवेंचर मार्केट से खरीदे होंगे, अपने ही डिवेंचर मार्केट से खरीदे होंगे, तो उस वक्त कंपनी ने एंट्री लिखी होगी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, कितना अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख, जितना अमाउंट हमने पे करा। हालांकि हमने 2,20,000 के अपने डिवेंचर खरीदे, हमने 2,20,000 के डिवेंचर अपने खरीदे और उनको खरीदने के लिए हमने 2 लाख रुपीस पे करे। तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि जब हमने ये डिवेंचर खरीदे थे पहले, तो उस वक्त हमने ये एंट्री करी है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट। तो इसीलिए ये वो कह रहा है 120 लाख के अंदर 2 लाख रुपीस के ऐसे डिवेंचर इंक्लूड है। कह रहा है इस इन्वेस्टमेंट के अंदर ये वाले जो डिवेंचर का अमाउंट है 2 लाख वो इंक्लूडेड है। अब वो कह रहा है कि दीज डिवेंचर्स वर कैंसल्ड ऑन 1/4/2022। वो कह रहा है अब का मतलब जब हम ये रिडम्पशन कर रहे हैं और बाई बैक कर रहे हैं, तो अब हमने डिसाइड करा कि इन डिवेंचर को जिनको हमने खरीद के रखा हुआ है अब हम कैंसिल कर दें। यानी कि अब जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर है तो उसको तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, इसको तो मैं क्रेडिट कर दूंगा इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर को। और जो डिवेंचर मैंने खरीदे थे फेस वैल्यू के, अपने डिवेंचर जो हमने खरीदे थे उनकी फेस वैल्यू 2,20,000 की थी। तो जब मैं कैंसिल करूंगा तो जो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि जब मैंने खरीदे थे तब मैंने प्रॉफिट रिकग्नाइज नहीं करा था, जब मैं इन डिवेंचर को कैंसिल करूंगा तब ये प्रॉफिट रिकग्नाइज होगा। तो टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि जो प्रॉफिट होगा उसको मैं कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा। तो 2,20,000 इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर 2 लाख और 20,000 का जो प्रॉफिट हो गया वो मैं कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा। यानी कि बेसिकली इस वक्त मुझे ये एंट्री करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू? तो कहता है इन्वेस्टमेंट के अंदर पहले हमने कोई डिवेंचर अपने खरीदे थे, तो जितने में खरीदे थे उसका अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन अब हमने उनको कैंसिल कर दिया तो तुम्हें गेन हो जाएगा कैपिटल रिजर्व के रूप में। करेक्ट?
अच्छा जी, आगे उसने एक और चीज दी, इसमें एक और पॉइंट है। कहता है कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव मेंशन डेट। अब कई बच्चे तो ये लाइन सुनकर के उनको लगा सर ये क्या आ गया। टू द एम्प्लॉइज at rupees 20 when the market price was rupees 30, when the market price was rupees 30। अब वो क्या कह रहा है, कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव मेंशन डेट टू द एम्प्लॉइज एट रुपीज 20 when the market price was rupees 30। दिस वॉज कहता है इंक्लूडेड अंडर करंट लायबिलिटी, दिस वॉज इंक्लूडेड अंडर करंट लायबिलिटी। और आगे कह रहा है ऑन 1/4/2022 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर 50,000 शेयर्स। बेटे ये एम्प्लॉय स्टॉक, ये वाला पॉइंट वैसे तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम्हें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा पहले से मालूम। करेक्ट। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है मैं तुम्हें हल्का सा पहले ये बता दूं, फिर तुम्हें पता हो। जैसे कोई कंपनी है, बहुत सी कंपनी क्या करती हैं, लालच देती हैं अपने एम्प्लॉय को। मान लेते हैं कोई कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉय को एक वादा करा, जितने भी उस कंपनी के एम्प्लॉयज थे उनसे ये कहा कि अगर आप लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल रहते हैं, अगर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को 3 साल की सर्विसेज देंगे तो 3 साल के बाद हमारी ये जो कंपनी है हर एम्प्लॉय को, मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 10 एम्प्लॉय है, सिंप्लिसिटी के लिए, तो अपने 10 एम्प्लॉय को हमने कहा कि हम आपको अपनी कंपनी के 100 शेयर्स देंगे, हर एम्प्लॉय को 100 शेयर देंगे। 100 ऑप्शंस, वैसे इनको हम शेयर्स या ऑप्शंस बोल सकते हैं, हम 100 ऑप्शंस देंगे, हर एम्प्लॉय को 100 ऑप्शंस देंगे। इस तरह का लालच दिया जाता है अपने एम्प्लॉयज की लॉयल्टीज को हासिल करने के लिए। यानी कि अगर ये एम्प्लॉय जो हैं हमारी कंपनी में 3 साल रहते हैं तो 3 साल के खत्म होने के बाद इन एम्प्लॉयज का हक बन गया कि वो इन 100 शेयर्स की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अब एम्प्लॉय ये बोल सकते हैं कि ये जो 100 ऑप्शंस आप हमें देंगे किस रेट से देंगे, तो कंपनी इनको ये कह सकती है कि भाई 3 साल के खत्म होने के बाद, 3 साल के खत्म होने के बाद जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा, क्योंकि 3 साल तक तो हमने कहा था आपको हमारी सर्विस में रहना है, 3 साल के बाद इन शेयर्स को, इन जो कंपनी ने वादा करा है, इनको हासिल करने का हक अब एम्प्लॉइज के पास आ गया है। अब कंपनी ने इनको यह कहा कि 3 साल के बाद जब आपका राइट बन जाएगा तो आप इन शेयर को खरीद सकते हैं और हम आपको उस वक्त कुछ कंसेशन देंगे। यानी कि जिस दिन भी 3 साल के खत्म होने के बाद जिस दिन भी आप इन शेयर को खरीदेंगे, उस दिन जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा, हम उस प्राइस से कम प्राइस पर आपको ये शेयर देंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? वैसे तो टेक्निकल लैंग्वेज में उस प्राइस को, जो प्राइस एम्प्लॉइज पे करेंगे, एक्सरसाइज प्राइस कहा जाता है। सपोज मार्केट में प्राइस सिंप्लिसिटी के लिए 50 है और हमारी कंपनी ने एम्प्लॉइज को ये कहा हुआ है भाई ठीक है आप 40 रुपए में ये शेयर खरीद लो, 30 रुपए में खरीद लो, मान लेते हैं, तो इसका मतलब हर शेयर पे हमने उनको 20 रुपए का कंसेशन दे दिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? हर शेयर पे हमने उनको कंसेशन दे दिया। इसका मतलब ये जो 100 ऑप्शन हैं हमारी कंपनी हर एम्प्लॉय को देगी तो सही, केवल 30 रुपए के हिसाब से देगी, लेकिन इन शेयर्स को एक तरीके से देने में या इस पूरे प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो है खर्चा, हालांकि इसको हम खर्चा नहीं बोलते हैं, 100 into 20, तो 100 शेयर हैं, हर शेयर पे मुझे 20 रुपए का कंसेशन देना पड़ रहा है, तो कंपनी का खर्चा एक तरीके से इतना हो गया 2000 रुपए। इसको कहा जा सकता है, हालांकि मैंने कहा इसको खर्चा नहीं बोला जाता है, इसको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस खर्चे के अगेंस्ट हमने एम्प्लॉय की 3 साल की सर्विसेज भी तो अर्न करी है ना, तो पॉइंट ये समझना है। तो इस तरह की स्कीम्स जो है कंपनीज अडॉप्ट करती हैं अपने एम्प्लॉयज को रोकने के लिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा बाईबैक में? ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका कोई इंपैक्ट बाईबैक की कैलकुलेशंस में या कैपिटल स्ट्रक्चर की रेस्टोरेशन में नहीं पड़ेगा। तो फिर इसका क्या करना होगा? इसकी तुम्हें एक एंट्री करनी होगी। अब पॉइंट ये है कि इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो मुझे तुम्हें वही बताना है कि इसकी एंट्री कैसे करेंगे, अदरवाइज और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो
हालांकि टफ क्वेश्चन है, नो डाउट अबाउट दैट। उस हिसाब से, जिस हिसाब से बच्चों का लेवल है, और खास तौर से जब बच्चों को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं होता। करेक्ट। तो इस मायने में कह सकते हैं कि हल्का सा, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हल्का सा टफ क्वेश्चन इसको कहा जा सकता है। तो ये कहानी है, एक बार मैं फिर से देख लूं। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 100 लाख है, 10 रुपए का एक शेयर है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, और नीचे उसने कहा कि कंपनी ने अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 10% प्रीमियम पे वापस करा। 3 लाख इक्विटी शेयर का बाय बैक कर रहे हैं 30 के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट 30 लाख की 25 में बेची है। बाकी इन्वेस्टमेंट का पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिया। और रिजर्व्स की पोजीशन भी मैं एक बार देख लूं। रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व है। तो ये 3 रिजर्व भी क्वेश्चन में मौजूद हैं। तो क्योंकि फिर बार बार क्वेश्चन, मेरे लिए क्वेश्चन को देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। लीजिए जी, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे बेटा? ये कौन सा क्वेश्चन था? 4.3 था ना? ठीक है, तो 4.3 को हमने अब करना शुरू कर दिया। तो 4.3 को करना, ध्यान दें। थोड़ा सा, नो डाउट अबाउट दैट, हल्का सा ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अब क्वेश्चन को तो हमें करना ही है। सबसे पहले तो आप लिखें पॉइंट नंबर 1 में अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी वापस हो रहे हैं। अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लो जी, अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बताओ कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस आ रही है? 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में 20 लाख की दी हुई है। तो 20 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम डेबिट कर देंगे। उसके अलावा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर के केस में हम प्रीमियम ऑन बायबैक नहीं लिखते, हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ही लिखेंगे। अब की बार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी 10% प्रीमियम पे वापस हो रही है। 2, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए क्या कोई और नाम भी लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन अकाउंट भी लिखा जा सकता है। 22 लाख। उसके बाद सेकेंड एंट्री, अमाउंट ड्यू एंड कैंसलेशन ऑफ शेयर्स बॉट बैक। तो जो शेयर्स हम बाय बैक कर रहे हैं, शेयर्स बॉट बैक, उनके कैंसलेशन की एंट्री बॉट बैक। अब मुझे ये बताओ, इस केस में जो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल आप खरीद रहे हो, सॉरी बाय बैक कर रहे हो, कितने शेयर्स? क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ था कि हम 3 लाख शेयर्स खरीद रहे हैं। ये तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। 10 रुपए का एक शेयर है, नॉमिनल वैल्यू तो 30 लाख है। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इनको जो आप खरीद रहे हो 30 रुपीज के हिसाब से खरीद रहे हो। तो इसका मतलब प्रीमियम ऑन बाय बैक जो है 3 लाख शेयर्स हैं, पर शेयर बाय बैक, इसका मतलब 20 रुपए का हो जाएगा। तो 60 लाख ये हो जाएगा। तो इसका मतलब अमाउंट ड्यू जो है इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट, 90 लाख रुपीस का अमाउंट ड्यू है। तो 90 लाख आपने लिख दी, करेक्ट। उसके अलावा फिर हमने इसमें यह भी पढ़ा था कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा है। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर आपने देखा था कि 120 लाख की है, लेकिन हमने पूरी 120 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं बेची है, सिर्फ 30 लाख की बेची है। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जब हम करेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो उसने लिखा था कि 25 लाख में हमने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट कराया। तो 25 लाख, और इन्वेस्टमेंट जो हमारी बाहर जाएगी वो 30 लाख की जाएगी। तो 2 इन्वेस्टमेंट्स, जाहिर है कि इस केस में लॉस हो गया। 2 इन्वेस्टमेंट्स, 30 लाख की इन्वेस्टमेंट बाहर चली गई। तो लॉस कितने का हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली जब हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो इस क्वेश्चन में
आपने देखा था कि बैलेंस शीट के अंदर कोई पीएनएल नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में अगर मैं पीएनएल में डेबिट करूंगा तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो बेटर है कि आप इसको रेवेन्यू रिजर्व्स लिख लें। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दिया नहीं है, तो अब बेटर है कि ये जो लॉसेस को रेवेन्यू रिजर्व्स के अगेंस्ट डेबिट कर लें। पीएनएल भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा जी, फिर इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ था कैंसलेशन ऑफ डिवेंचर के बारे में। तो उस वक्त मैंने वैसे तो एंट्री आपको बता दी थी, लेकिन फिर भी कैंसलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। तो अपने ही डिवेंचर में हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है का मतलब है कि हमने अपने डिवेंचर खरीदे हैं, करेक्ट। और हमने जब खरीदा होगा उस वक्त एंट्री लिखी होगी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो जब हम कैंसिल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो डिवेंचर हमने खरीदे उनकी फेस वैल्यू कितनी थी। तो फेस वैल्यू दिया हुआ है कि 2,20,000 की थी, तो 2,20,000 मैं लिखूंगा। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, जो डिवेंचर मैंने खरीदे हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, जब कैंसिल करूंगा तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, जो मैंने पहले एंट्री करी होगी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट को अब हम खत्म कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, क्योंकि हमने डिवेंचर ही कैंसिल कर दिए हैं, तो अब ये इन्वेस्टमेंट जो हमने अपने डिवेंचर में करी हुई है वो खत्म हो गई। लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर 2 लाख से रिकॉर्ड करा हुआ है, क्योंकि हमने पहले एंट्री करी होगी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैंसिल करते वक्त जो फायदा हो गया, इसको तुम प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन भी लिख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर कैपिटल रिजर्व में ही चले जाता है, तो इसलिए तुम 2 कैपिटल रिजर्व डायरेक्टली लिख लो, 2 कैपिटल रिजर्व। तो इस तरीके से बेटे इसको करेंगे। ये पॉइंट एक आपकी समझ में आना चाहिए। अच्छा जी, फिर इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं उस वक्त आपको बता रहा था एम्प्लॉयज के बारे में, देखो यहां पर समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में लिखा था कि 50,000, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि 50,000 एम्प्लॉयज ने अपने राइट्स एक्सरसाइज करे। इसका मतलब जब एम्प्लॉयज का राइट बन गया, करेक्ट, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हमने 50,000 शेयर खरीदने हैं। अब जब एम्प्लॉयज 50,000 शेयर खरीदेंगे तो तुम क्या एंट्री लिखोगे? 50,000, और वो ये शेयर्स जो खरीद रहे हैं, ये मैं स्टॉक ऑप्शन की बात बता रहा हूं, तो एम्प्लॉय जो 50,000 शेयर खरीद रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20 रुपए के हिसाब से वो खरीदेंगे, तो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए आएंगे कंपनी के पास, करेक्ट। मैंने जानबूझ के अभी यहां पर एक लाइन छोड़ दी है। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, जब एम्प्लॉय ये शेयर खरीदेंगे तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल आपको उनको शेयर देने पड़ेंगे, क्योंकि एज ए कंपनी आपने वादा करा हुआ था। 50,000 शेयर, आपकी कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए के हिसाब से है 5 लाख, तो 5 लाख आप यहां पर लिखोगे। बिकॉज जिस दिन ये शेयर खरीदे जा रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ था उस दिन मार्केट रेट 30 रुपए का था। इसका मतलब 30 रुपए के शेयर जो है, मार्केट रेट जो है 30 रुपए के शेयर थे, 30 रुपए के लिए एम्प्लॉइज जो हैं केवल 20 रुपए पे कर रहे हैं। इसका वैसे मतलब ये निकला, तो एक तरीके से तुमने 10 रुपए का उनको कंसेशन दे दिया। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इक्विटी शेयर बाहर जा रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू तो 30 रुपए है ना, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माना जाएगा, जैसे कि कंपनी 50,000 शेयर इशू कर रही है 10 रुपए वाले, एक तरीके से 20 रुपए प्रीमियम पर, तो कंपनी तो एक तरीके से 15 लाख रुपए के वर्थ के शेयर इशू कर रही है, 5 और 10, करेक्ट। लेकिन उसके लिए एम्प्लॉइज केवल 10 लाख रुपए दे रहे हैं। ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें बताया था कि जो डिफरेंस होता है वो ये शो करता है कि ये कंपनी ने इतना कंसेशन देना है एम्प्लॉइज को। समझ में आया? तो जब एम्प्लॉय 50,000 शेयर खरीदेंगे, जो 30 रुपए वाले शेयर है उनके लिए वो 20 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे,
तो कंपनी का खर्चा 50,000 इंटू 10 का हो जाएगा 5 लाख का। हालांकि इसको हम खर्चा नहीं बोलते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसका मतलब जब अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन खरीदेंगे तो कंपनी के लिए ये लायबिलिटी है एक तरीके से। आप बात समझ में आ रही है? क्योंकि कंपनी को इतना कंसेशन देना पड़ेगा, तो जब हम उनको शेयर दे देंगे तो हमारी ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। इसका मतलब ये लायबिलिटी जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये लायबिलिटी करंट लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये 5 लाख रुपए की लायबिलिटी करंट लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड थी, तो तुम चाहो तो ब्रैकेट में करंट लायबिलिटी भी लिख सकते हो। अच्छा, ये चीजें बताते बताते हमने अभी तक मेरे ख्याल से प्रीमियम राइट ऑफ नहीं करा है, तो प्रीमियम भी राइट ऑफ करना है अभी। ये तो खैर मैंने बाकी सारे पॉइंट बताते बताते ये ध्यान ही नहीं रहा कि इसमें प्रीमियम भी राइट ऑफ करना है। तो प्रीमियम राइट ऑफ करने की एंट्री है तो आप खुद ही जानते हो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में काफी पैसा है। देखो, जो मुझे राइट ऑफ करना है अब की बार, एक तो मुझे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ करना है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि अब के बाद प्रेफरेंस शेयर भी जो है वो प्रीमियम पे वापस हो रहे हैं, और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन जो है वो 2 लाख का है। और उसके अलावा मुझे राइट ऑफ करना है प्रीमियम ऑन बाईबैक भी। तो प्रीमियम ऑन बाईबैक भी मैंने राइट ऑफ कर दिया। प्रीमियम ऑन बाईबैक 60 लाख का था। सिक्योरिटी प्रीमियम में काफी पैसा है, मैंने 62 लाख उसमें से निकाल लिए इनको राइट ऑफ करने में। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो प्रीमियम और इक्विटी शेयर का जो प्रीमियम है उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। उसके अलावा 7th एंट्री यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की। अब यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की एंट्री करने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि कितना कैपिटल बेस आपने रिप्लेस करना है। देखो, आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो आप रिडीम कर रहे हैं उसका नॉमिनल अमाउंट 20 लाख है, और जो इक्विटी शेयर का बाई बैक कर रहे हैं वो 30 लाख है। नॉमिनल वैल्यू को देखना होता है, तो इसका मतलब कैपिटल बेस 20 + 30 50 लाख से कम हो रहा है। तो 50 लाख को हमने रिप्लेस करना है। 50 लाख को रिप्लेस करने के लिए अब हम अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो मैंने लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम में देखो, पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, 60 लाख रुपए का बैलेंस तो बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ था, करेक्ट? इस क्वेश्चन में तुम यहां पर भी ध्यान रखना, जब हमने ये एंट्री नंबर 5 करी ना, तो एंट्री नंबर 5 करने से सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस 10 लाख से बढ़ गया, तो उसमें 70 लाख रुपीस मौजूद है। 70 लाख में से तुमने 62 लाख तो यूज कर लिए प्रीमियम को राइट ऑफ करने में। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में अभी भी 8 लाख रुपए मौजूद है। इज इट क्लियर टू यू? तो 8 लाख रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम में अभी भी है। फिर मैंने रेवेन्यू, अब मुझे टोटल चाहिए 50 लाख। 8 लाख की रिप्लेसमेंट तो सिक्योरिटी प्रीमियम से हो गई, तो इसका मतलब मुझे रेवेन्यू रिजर्व से कितना चाहिए? 42 लाख, और रेवेन्यू रिजर्व में सफिशिएंट बैलेंस है, तो 2 CR। तो इसका मतलब मुझे कोई फ्रेश इशू की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। मुझे कोई फ्रेश इशू की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं। इज इट क्लियर टू यू? अब कोई फ्रेश इशू हमें करने की जरूरत नहीं है, तो अब हम एक्चुअल पेमेंट कर देते हैं। तो एक्चुअल पेमेंट मैंने कर दी। अब एक्चुअल पेमेंट एक तो आपने करनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 20 और 2 22 लाख की पेमेंट। 20 लाख नॉमिनल वैल्यू, 2 लाख का प्रीमियम। और इक्विटी शेयर को आपने जो पेमेंट करनी है, इक्विटी शेयर बाई बैक 30 और 60 यानी कि 90 लाख। टू बैंक हम लिख देंगे अब, दैट्स ऑल। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक हमने लिख दिया, तो 112 लाख। अगर आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं, हालांकि ओरिजिनली मेरे ख्याल से जब यह क्वेश्चन आया था तब बैलेंस शीट नहीं पूछी गई थी, लेकिन फिर भी इक्विटी एंड लायबिलिटी,
तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो 1 शेयर होल्डर फंड या इक्विटी जो भी लिखना है, उसके अंदर भी शेयर कैपिटल। इस तरह से अब आपको बैलेंस शीट बनाने की आदत डाल देनी चाहिए, ताकि जब आप बाद में अपना प्रिपरेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर करो तो तब आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। करेक्ट? तो शेयर कैपिटल अकाउंट, अब बैलेंस शीट में जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी वो तो हमने सारी की सारी वापस कर दी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अब जहां तक इक्विटी शेयर कैपिटल का सवाल है, 100 लाख की थी, 100 लाख में से हमने 30 लाख की शेयर कैपिटल बाई बैक कर ली। लेकिन तुम्हें याद होगा जब हमने एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो इक्विटी शेयर दिए, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से फिर बढ़ भी गई, तो इसलिए प्लस 5 लाख, क्योंकि हमने कुछ शेयर एम्प्लॉइज को भी दे दिए ना, 50,000 शेयर, तो 5 लाख से इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, तो टोटल 75 लाख आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके अलावा बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में पहले रेवेन्यू रिजर्व्स को देखो। बैलेंस शीट के अंदर रेवेन्यू रिजर्व जो थे वो आपके 50 लाख के गिवन है। कितने के गिवन है? 50 लाख के गिवन है। अब रेवेन्यू रिजर्व 50 लाख के थे। इस क्वेश्चन में हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा था तो कितने का लॉस हुआ था? 5 लाख का नुकसान हुआ था। तो मैंने कहा था कि जो लॉस है वो रेवेन्यू रिजर्व के अगेंस्ट ऑफसेट कर लेना। तो जो 5 लाख का लॉस हुआ वो हम इसके अगेंस्ट ऑफसेट कर लेते हैं। उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व से हमने कुछ और अमाउंट ट्रांसफर करा 42 लाख का। ये हमने ट्रांसफर करा सीआरआर के लिए। तो इसका मतलब रेवेन्यू रिजर्व्स में जो बैलेंस बच रहा है दैट इज इक्वल टू 47, और ये तो हम कह सकते हैं 3 लाख का बैलेंस बच रहा है। रेवेन्यू रिजर्व्स के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम की कहानी मैंने बता दी। बैलेंस शीट में 10 लाख है। फिर जब हमने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इश्यू करे तो उस वक्त भी कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास आया 10 लाख। फिर हमने 62 लाख का यूज कर लिया प्रीमियम को राइट ऑफ करने में। 8 लाख हमने यूज कर लिए ट्रांसफर करने में सीआरआर में, तो ये बैलेंस 0 हो जाएगा। उसके अलावा इस क्वेश्चन में एक कैपिटल रिजर्व भी तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है, 8 लाख का है। अब 8 लाख का है। अब ध्यान दें, आपने एक एंट्री करी थी डिवेंचर को कैंसिल करने की। कहां चली गई वो एंट्री? ये एंट्री करी, कैंसिल करने की एंट्री करी थी, और उसमें तुम्हारा 20,000 का प्रॉफिट हो गया था। करेक्ट? तो कैपिटल रिजर्व में वो प्रॉफिट तुम ले गए थे, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट का जो बैलेंस है 8,20,000 आ जाएगा। 8 लाख तो था ही, 20,000 से वो बढ़ गया। फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिखना मत भूलना। 50 लाख रुपए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर हुए सिक्योरिटी प्रीमियम से 8 लाख और 42 लाख रेवेन्यू रिजर्व से। तो इस तरह रिजर्व्स की सिचुएशन आप तुम्हारे सामने ये आ जाएगी। नॉन करंट लायबिलिटी इस क्वेश्चन में है। तुम्हें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 12% डिवेंचर्स हैं। 12% डिवेंचर जो तुम्हें दिए हुए थे क्वेश्चन में 4 लाख के दिए हुए हैं, अगर तुम्हें याद हो तो। और जब हमने एंट्री करी तो आपने देखा डिवेंचर्स को जब कैंसिल करने की, इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करने की एंट्री हमने करी थी, तो 12% डिवेंचर को हमने 2,20,000 से डेबिट भी करा है। इजंट इट और नॉट? तो डेबिट भी करा है, तो इसका मतलब ये डिवेंचर जो है 2,20,000 से कम हो जाएंगे। तो आउटर कॉलम में 1,80,000 डिवेंचर्स में आ जाएगा। उसके अलावा फिर करंट लायबिलिटी। अब जहां तक करंट लायबिलिटी का सवाल है, करंट लायबिलिटी देखो आपकी क्वेश्चन में गिवन है 70 लाख। क्वेश्चन में यह लिखा था कि जो भी पैसा आपने एम्प्लॉयज को देना है, जिसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कहते हैं, और एम्प्लॉयज को टेक्निकली शेयर्स तो देखो आपने देने होते हैं, लेकिन आपके ऊपर एक भार है बेसिकली कंसेशन का। आपने देखा होगा, या आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब मैंने एंट्री लिखाई थी तब भी मैंने बताया था, ये आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग लिखा है ना, तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग आपके ऊपर एक लायबिलिटी थी आपके वादे के अनुसार कि आपने एम्प्लॉयज को इस तरह का कंसेशन देना है,
और वो कह रहा है ये लायबिलिटी जो है करंट लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड है, लेकिन अब ये लायबिलिटी डेबिट हो गई, इसका मतलब 5 लाख से लायबिलिटी ये खत्म हो गई, तो जो आपकी करंट लायबिलिटी 70 लाख की थी वो 5 लाख से कम हो जाएगी। समझ में आ गया? तो 65 लाख आप आउटर कॉलम में लिख देंगे, 65 लाख। तो ये तो थी आपकी लायबिलिटी साइड मेरे ख्याल से, और फिर उसके अलावा अब एसेट साइड की भी मैं थोड़ी सी चर्चा आपकी कर देता हूं, तो एसेट साइड को भी देख लो। बाकी एसेट्स में कुछ ज्यादा आइटम तो है नहीं। एसेट साइड, जहां तक एसेट्स का सवाल है, सबसे पहले तो लिखे नॉन करंट एसेट। क्वेश्चन में तुम्हें नॉन करंट एसेट दिए ही हुए हैं 50 लाख के, तो सीधा 50 लाख लिख दो। उसके अलावा फिर तुम्हें दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स आपको दी हुई थी क्वेश्चन में 120 लाख की। 120 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दी हुई थी। 120 लाख की इन्वेस्टमेंट में से हमने 30 लाख की इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, और इन इन्वेस्टमेंट के अंदर जो 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट डिवेंचर वाली थी उसको हमने कैंसिल कर दिया, तो वो भी माइनस करना भूलना नहीं है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस 88 लाख आपको बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई? ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर आपको कैश बैंक बैलेंस लिखना पड़ेगा, करंट एसेट। जहां तक करंट एसेट का सवाल है, तो करंट एसेट के अंदर ही कैश और बैंक इंक्लूड है, उसने लिखा हुआ है, तो 142 लाख ये तुम्हें दिया हुआ है, 142 लाख। सबसे पहले तो हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा था 25 लाख में, तो 25 लाख तो बेटा आप इसमें ऐड करेंगे। फिर 10 लाख रुपए जब एम्प्लॉइज ने ये शेयर खरीदे 50,000 शेयर, करेक्ट, तो आप ये भी लिखेंगे। और उसके अलावा 20 रुपए के हिसाब से उन्होंने 50,000 शेयर खरीदे ना, तो 10 लाख आपके पास आ गया, और टोटल अमाउंट आपने 112 लाख रुपए की एक्चुअल पेमेंट करने में लगा दिया। तो इस तरीके से 65 लाख टोटल ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो जहां तक सवाल है इस चैप्टर का, टेक्निकली ये वाला चैप्टर तो बेटे आपका जो है ना, ये वेट खत्म हो चुका है, और कॉम्प्रिहेंसिव अब आप अपने मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, करेक्ट, अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे हमने सारे क्वेश्चन जो हैं वो करा दिए हैं। अब इसी चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट। बेसिकली ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन पिछले 2-3 अटेम्प्ट में हम देखेंगे कि इसमें से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके अलावा हमने ये एमसीक्यू का सेक्शंस भी रखा हुआ है, करेक्ट। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं, और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को फिनिश अप करते हैं, और फिर उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जिन लोगों ने कोर्स सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे हमारी रिक्वेस्ट ही है और एडवाइस भी है, क्योंकि कुछ दिन के बाद, अभी तो हम ये ऑफर दे रहे हैं बुक्स वगैरह का अपना, अदरवाइज फिर ये ऑफर भी हम क्लोज कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक। तो एडवाइस मेरी ये है कि जितनी जल्दी आप बुक्स वगैरह को ले लें उतना आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी।